नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 1 क्लास 9 का पाठ ग्रामश्री का मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन बना चुकी हूँ और मौखिक रूप से मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर, समरी और फुल एक्सप्लेनेशन उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए देवनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और बच्चों, मैं आप लोगों को अभी मैं ग्रामश्री का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? उत्तर, कवि को ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुपम है। अनुपम मतलब बहुत ही सुंदर है। खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, उस पर सूरज की धूप चमक रही है। इस शोभा के कारण पूरी वसुधा मतलब पूरी पृथ्वी प्रसन्न दिखाई देती है। इसके कारण गेहूं, जौ, अरहर, सनई, सरसों की फसलें उग आई है। तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही है। आम, बेर, आरू, अनार आदि मीठे फल पैदा होने लगे हैं। आलू, गोभी, बैगन, मूली, पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, मिर्च आदि खूब फल फूल रहे हैं। गंगा के किनारे तरबूजों की खेती फैलने लगी है। पक्षी आनंद विहार कर रहे हैं। ये सब दृश्य मनमोहक बन पड़े हैं, इसलिए गांव सचमुच जनमन को हरता है। प्रश्न संख्या 2, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तर, कविता में शिशिर ऋतु के मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। इसी मौसम में ढाक और पीपल के पत्ते गिरते हैं, आम के वृक्षों में मंजरियां फूटती है, चारों ओर फल फूल खिलते हैं, तितलियां मंडराती है, आलू, गोभी, पालक, धनिया आदि की फसलें भी खूब लहलहाती है। प्रश्न संख्या 3, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? उत्तर, गांव में चारों ओर मखमली हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। विविध फसलें लहलहा रही है, वातावरण मनमोहक सुगंधों से भरपूर है, रंगीन तितलियां उड़ रही है, चारों ओर रेशमी सौंदर्य छाया हुआ है। सूरज की मीठी मीठी धूप इस सौंदर्य को और जगमगा रही है, इसलिए इस गांव की तुलना मरकत डब्बे से की गई है। प्रश्न संख्या 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर, अरहर और सनई के सुनहरे खेतों को देखकर कवि को लगता है मानो वसुधा ने अपनी कमर पर सुनहरे रंग के घुंघरुओं वाली करधनी धारण कर रखी हो। आशा यह है कि अरहर और सनई पर सुनहरे रंग की बजती हुई फलियां उगाई है। प्रश्न संख्या 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क का, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। उत्तर, गंगा तट की रेत बाल खाते सांप की तरह लहरदार है और वह विविध रंगों वाली है। ख का, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। उत्तर, हरियाली धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हसमुख सी लग रही है। सर्दी की धूप भी स्थिर और शांत है, उन्हें देखकर यूं लगता है मानो अलसाकर एक दूसरे के संग सो गए हों। प्रश्न संख्या 6, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हरित रुधिर है रहा झलक। उत्तर, 1 का, अनुप्रास, हिल 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 हरित रुधिर है रहा में ह और र की आवृत्ति है। दूसरा, पुनरुक्ति प्रकाश, हरे हरे। तीसरा, मानवीकरण, तिनकों का तन और रुधिर दिखाया गया है, उसे मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 7, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तर, इस कविता में गंगा के तट पर बसे गांव का चित्रण है। रचना और अभिव्यक्ति के तहत प्रश्न, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, ग्रामश्री सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता है। यह कविता भाव तथा भाषा दोनों दृष्टियों से अत्यंत सहज तथा सुंदर है। भाव, इस कविता में गंगा किनारे के गांव का अत्यंत सहज और मनोरम चित्रण हुआ है। सर्दी की समाप्ति पर हल्की हल्की ठंड है, धूप सुहावनी लगती है, खेत फसलों और फल फूलों से लद गए हैं। कवि ने एक एक फसल का सजीव चित्र आंखों के सामने साकार कर दिया है। धूप से उजले हुए हरे तिनके, गेहूं और जौ की बालियां, अरहर और सनई की सुनहरी फसलें, फूली सरसों, तेल की सुगंध से महकते खेत, रंग बिरंगे फूलों पर नाचती रंगीन तितलियां, आम की मंजरियां, मीठे बेर,
चित्तीदार अमरूद, मखमली टमाटर। कवि ने फसलों की विविधता का अत्यंत स्वाभाविक और सुंदर चित्रण किया है। इसे पढ़कर पाठक सहज ही ग्रामीण परिवेश में पहुंच जाता है, यानी ऐसा लगता है कि जो भी पाठक इस पाठ को पढ़ते हैं उनको लगता है कि गांव में जाकर यह सब दृश्य देख रहे हैं। भाषा, यह कविता भाषा की दृष्टि से बहुत सुंदर है। सहज सौंदर्य को प्रकट करने के लिए सहज सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है। पहली ही काव्य पंक्ति देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। इसमें एक एक शब्द सधा हुआ है, लौ वर्ण की विशेष आवृत्ति हुई है। कवि ने कोमल शब्दों का प्रयोग करने में विशेष सावधानी बरती है। विशेषणों का प्रयोग करने में कवि विशेष रूप से सजग है। उदाहरण देखिए, हरित रुधिर, चिर निर्मल नील फलक, तैलाक्त गंध, फूली सरसों, पीली पीली आदि। पंत जी ने अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण देखिए अनुप्रास का, हिल हरित रुधिर है रहा झलक। उपमा का, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। पुनरुक्ति, प्रकाश, तिनकों के हरे हरे तन पर। रूपक, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। उत्प्रेक्षा अलंकार, फूले फिरते हो फूल स्वयं उर वृंतों से वृंतों पर। मानवीकरण, रोमांचित सी लगती वसुधा। प्रश्न संख्या 9, यह परीक्षापयोगी नहीं है। आगे अन्य महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कवि ने किस प्रकार वसुधा को रोमांचित सी दिखाया है? उत्तर, कवि ने वसुधा को रोमांचित नायिका के समान दिखाया है। खुशी के मारे गेहूं और जौ में बालियां उगाई है। अरहर और सनई की सुनहरी फलियां घुंघरुओं वाली करधनी के रूप में सज गई है। पीली पीली सरसों सर्वत्र फैल गई है। वातावरण में तेल जैसी गंध उड़ने लगी है। नीले फूल भी उग गए हैं। रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती तितलियों से वसुधा का रोमांच पूरी तरह प्रकट हो गया है। प्रश्न संख्या 2, तितलियों और फूलों की शोभा का वर्णन कीजिए। उत्तर, चारों रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, उन पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही है। वे तितलियां एक वृंत से दूसरे वृंत पर जाती हैं तो यूं लगता है मानो फूल ही डोल रही हों। प्रश्न संख्या 3, शिशिर ऋतु में कौन कौन से फल और सब्जियां उगते हैं? उत्तर, शिशिर ऋतु में आरू, अनार, अमरूद, बेर आदि फल पक जाते हैं। इसके अतिरिक्त जामुन अधपके हो जाते हैं तथा आमों की मंजरियां उग आती है। इस ऋतु में सब्जियों की धूम मच जाती है। कटहल, आलू, गोभी, बैगन, मूली, आंवला, पालक, धनिया, टमाटर, मिर्च सब बड़ी मात्रा में फल फूल जाती है। प्रश्न संख्या 4, शिशिर ऋतु में सूर्य की किरणों का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, शिशिर ऋतु में सूर्य की किरणों से हरियाली में चमक आ जाती है। वह और अधिक कोमल तथा मखमली प्रतीत होने लगती है। ऐसा लगता है मानो हरियाली पर उजली चांदी छाप गई हो। तिनके ऐसे सजीव हो उठते हैं मानो उनकी नसों में हरा खून बह रहा हो। अब CBSE द्वारा जारी प्रश्नोत्तर 5 का, अमरूदों, बेरों और आंवलों में क्या क्या रूप परिवर्तन हुआ? ग्रामश्री कविता के अनुसार लिखिए। उत्तर, अमरूदों में लाल लाल चित्तियां पड़ गई। बेर सुनहले रंग के और मीठे हो गए। आंवले वृक्ष की डालों पर लद गए। प्रश्न संख्या 6, मटर की फलियां बीजों को छिपाए कैसे खड़ी है? उत्तर, मटर की फलियां अपने बीजों को छिपाए ऐसे खड़ी थी मानो उन्हें मखमली पेटियों में सजाकर रखा हो। प्रश्न संख्या 7, आम की डालों पर अब क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर, आम की डालियों पर उजले सुनहरे रंग की मंजरियां ढेर सारी उग आई हैं। प्रश्न संख्या 8, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहते हैं? उत्तर, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि पंत जी प्रकृति के बीच रहे हैं। उन्होंने प्रकृति की एक एक चीज को, उसके रंग रूप को, स्वाद और आकार को बड़े ध्यान से देखा है। उन्हें फल फूल, सब्जी, पशु पक्षी, नदी, पेड़ आदि सभी से स्नेह है। वे प्रकृति के प्रत्येक रूप के लिए अत्यंत कोमल और नए शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए वे प्रकृति के कोमल कवि कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 9, नदी के किनारे खड़े बगलों का कवि ने अनोखा वर्णन किया है। ग्रामश्री के आधार पर लिखिए। उत्तर, कवि ने नदी के किनारे खड़े बगलों को अपनी कलगी संवारते दिखाया है। वे अपनी उंगलियों से सिर पर ऐसे हाथ फेर रहे हैं मानो कंघी कर रहे हो। प्रश्न संख्या 10, कवि पंत ने किन वृक्षों का वर्णन किया है? उनमें 4 का उल्लेख कीजिए। उत्तर, आम, पीपल, जामुन, बेरी।
प्रश्न संख्या 11 ग्राम श्री कविता के अनुसार हरियाली और हिम किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं? उत्तर, हरियाली हंसमुख चेहरे से और हिम धूप में खिलकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। प्रश्न संख्या 12 ग्राम श्री कविता में दिन और रात में ग्राम कैसा लगता है? उत्तर, दिन में गांव हंसमुख और खिला खिला लगता है, रात के समय ऐसा लगता है मानो गांव गहरे अंधेरे में गहरी नींद सो गया है और सपने ले रहा हो। प्रश्न संख्या 13 ग्राम श्री कविता में गंगा की रेती किस तरह लग रही है? उत्तर, गंगा की रेत पर वायु की लहरें इस प्रकार अपने निशान छोड़ जाती है मानो उस पर अभी अभी सांप रेंग कर गए हों। प्रश्न संख्या 14 ग्राम श्री में गेहूं की बाली का चित्रण कैसे हुआ है? उत्तर, गेहूं की बालियां ऐसे उगाई हो आई है मानो धरती उनके आगमन से रोमांचित हो उठी हो। प्रश्न संख्या 15 ग्राम श्री में वर्णित गंगा के जलचरों का वर्णन कीजिए। उत्तर, गंगा के जल में बगुले खड़े हैं, वे अपने पंजों को कलगी पर इस प्रकार फिरा रहे हैं मानो कंघी कर रहे हो, कहीं सुरखाब तैर रहे हैं तो कहीं नदी के किनारे मगरौठी सोई पड़ी है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा और आप मेरे चैनल देवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।